हेलो मेरे शेर शेरनियों, अद्विक पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। आइए आज जो हम इतिहास का दूसरा चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। तो सबसे पहले हम जानेंगे आखिर समाजवाद क्या होता है, फिर साम्यवाद क्या होता है। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं एक आप लोग को मोटिवेशनल थॉट सुनाना चाहता हूँ। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मज़ा है जीने में, अच्छे अच्छे तूफ़ान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। ठीक है, तो इसी एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ मैं आज का क्लास आगाज़ करता हूँ। चलिए सबसे पहले मैं जानता हूँ आखिर साम्यवाद क्या होता है। साम्यवाद एक ऐसी आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा है जो यह मानती है कि धन, संपत्ति, उत्पादन के साधनों जैसे कारखाना हो गया, खादान हो गया और ज़मीन पर किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समाज का उस पर अधिकार हो, पूरे समाज या राज्य का उस पर नियंत्रण होना चाहिए। यही कहता है हमारा समाजवाद। समाजवाद, आप बताइए समाजवाद जो अवधारणा था ये क्या था। कहता है कि जो संपत्ति है किसी एक खास व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। समाज में सभी वर्ग के लोग रहते हैं, सभी मजदूर हो, किसान हो, गरीब हो, अमीर हो, सबका कुछ ना कुछ संपत्ति होना चाहिए। यही विचारधारा किसका था? कार्ल मार्क्स का। और कार्ल मार्क्स ने क्या दिया था? समाजवाद का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो पढ़ते हैं। समाजवाद एक ऐसी आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा है। समाजवाद एक ऐसी आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा है जो यह मानती है कि धन का मतलब रुपया पैसा टकटकवा है ना, और संपत्ति, उत्पादन के साधन, जितने भी उत्पादन के साधन है जैसे कि कारखाना हो गया, खादाने हो गया और ज़मीन हो गया, पर किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि समाज या राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। सही भी बात है। अगर समाज में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, अगर उनके पास संपत्ति नहीं होगा तो वो कैसे अपना ज़िंदगी यापन कर पाएगा। इसके लिए होना भी चाहिए कि जितने भी समाज में विभिन्न प्रकार के लोग हैं उनको भी कुछ न कुछ संपत्ति, किसी न किसी प्रकार का संपत्ति उसके पास होना चाहिए। तो समाजवाद का जो सिद्धांत दिया था किसने दिया था? कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स को ही क्या कहते हैं? समाजवाद का जनक कहते हैं। ठीक है, समाजवाद। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? साम्यवाद। समाजवाद और साम्यवाद कुछ हद तक एक ही मत है और दोनों का मत कार्ल मार्क्स ने ही दिया था। जैसे कि हम कहते हैं साम्यवाद। साम्यवाद का मतलब होता है कि देश में जितने भी ज़मीन हैं, जितने भी कारखाने हैं और बड़े बड़े उद्योग हैं, किसी एक व्यक्ति का इस पर अधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि इस पर पूरे समाज या सरकार का साझा अधिकार होता है और जिसका मुख्य उद्देश्य होता है समाज और अमीर के गरीब के भेदभाव को नियंत्रण करना। अगर समाज में अमीरी और गरीबी रहेगा, अगर मान लीजिए किसी एक व्यक्ति का ही अगर वो खास संपत्ति होता है तो उसमें समाज क्या होगा? बिखर जाएगा। तो ये कहता है कि समाज क्या करना चाहिए? समाज में सभी वर्गों को एक समान लेके चलना चाहिए, सबके पास संपत्ति होना चाहिए। तो समाजवाद और साम्यवाद जो है ये कुछ दोनों को एक ही व्यक्ति ने, कार्ल मार्क्स ने ही दोनों का ये सिद्धांत दिया था और दोनों लगभग में बराबर मत ही सिद्धांत है। जैसे कहते हैं कि साम्यवाद एक ऐसी व्यवस्था या विचार है जिसमें देश के सभी ज़मीन, देश के जितने भी ज़मीन हैं, कारखाने हैं और बड़े उद्योग किसी एक व्यक्ति या मालिक के पास नहीं होते, किसी एक व्यक्ति या मालिक के पास नहीं होते। वे सब पर पूरे समाज या सरकार का साझा अधिकार होता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? समाज से अमीर और गरीब का भेदभाव मिटाना। आप बताइए, समाज में गरीब और अमीर का भेदभाव एक ही शर्त पर मिटेगा जब संपत्ति का मालिक केवल एक आदमी नहीं होगा बल्कि सभी के पास कुछ न कुछ बटा रहेगा। अगर संपत्ति का मालिक अगर सरकार भी है और कुछ सभी के अधिकार क्षेत्र में अगर संपत्ति होता है
तो वो होता है साम्यवाद। क्या होता है? साम्यवाद का मतलब सबको एक बराबर समझना, एक समान मानना। ठीक है, तो साम्यवाद और समाजवाद आपको हम समझा चुके हैं। जो इस चैप्टर का मेन जो हमारा हेडिंग है था समाजवाद और साम्यवाद। तो समाजवाद का अवधारणा क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं। समाजवाद एक ऐसी आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा है जो यह मानती है कि धन, संपत्ति और उत्पादन के साधनों जैसे कारखाना हो गया, खदानें हो गया और ज़मीन पर किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समाज का नियंत्रण होना चाहिए, पूरे राज्य का नियंत्रण उस पर होना चाहिए। अब बताइए, हम कहेंगे जैसे हम बिहार में हैं तो बिहार में केवल जितना भी संपत्ति है केवल एक आदमी का हकदार होगा, तो क्या ऐसे में राज्य चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। संपत्ति सबके पास जितना जितना है कुछ न कुछ सबके पास होना चाहिए, अपना होना चाहिए। तो यही समाजवाद कहता है कि केवल एक आदमी के पास संपत्ति नहीं होना चाहिए बल्कि समाज में सभी वर्गों को बराबर मत मिले और सभी वर्गों को सामान्य रूप से जितना हो सके जिसके पास एडॉप्ट है संपत्ति होना चाहिए। ठीक है, तो समाजवाद और साम्यवाद आशा है कि आपको ज़रूर ही समझ में आ गया होगा। चलिए, जो अभी इसमें मेन जो कुछ पॉइंट हैं पहले उसको हम समझेंगे, तब इस चैप्टर का जो मेन प्रश्न है वहाँ से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब है एक कृषि दास्ता क्या होता है, बताओ। कृषि दास्ता एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसी अवधारणा पुराने की ये नीति है जिसमें मालिक जो है ना अपना संपत्ति देते थे, अपना ज़मीन जो देते थे किसान को, और किसान चाहकर भी दूसरे का ज़मीन या दूसरे गांव या दूसरे शहर वो नहीं जा सकते थे जब तक उसको मालिक नहीं कहेगा कि तुम मेरा ज़मीन छोड़ दो, या जब तक वो ज़मीन को अपने वापस नहीं लेगा तब तक किसान को किसी भी हालत में उसी का खेती करना ही पड़ेगा और उसी का बात मानना पड़ेगा, चाहे वो बेरोजगारी नहीं, चाहे वो किसी भी एंगल पे उसको काम करना पड़े, चाहे जिसको हम लोग बेगार कहते हैं, या पैसा उसको मिले या नहीं मिले, रकम मिले या ना मिले, फिर भी किसान को उसका खेती करना ही पड़ता था। तो एक ऐसी जो कृषि दास्ता अवधारणा था, बड़ा ही ये समाज में विडंबना था। तो समाज में क्या है, एक पुरानी सामाजिक और ये आर्थिक व्यवस्था थी। इसमें किसान किसी विशेष ज़मीन से बंधे होते थे। अब बताओ, कहता है कि जो कृषि दास्ता है ना, कृषि दास्ता क्या है, यह एक पुरानी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था थी। इसमें किसान किसी विशेष ज़मीन से बंधे होते थे, वे अपनी मर्जी से ज़मीन या गांव नहीं छोड़ सकते थे। अब बताओ, किसी का ज़मीन मान लो हम कर रहे हैं तो हम अपने मर्जी से ज़मीन हम नहीं छोड़ सकते। मान लीजिए इस बार पैदावार अच्छा नहीं हुआ, फिर भी मालिक कहेगा, मालिक तो है, मालिक कहेगा आपको तो रकम देना ही पड़ेगा, चाहे आपको कृषि में फ़ायदा हो या घाटा, उससे हमको मतलब नहीं है। तो इस तरह से किसान उब जाते थे और किसान कहते थे कि हम चाह कर भी किसी और का ज़मीन नहीं ले सकते हैं। तो ये एक ऐसा वहाँ पे व्यवस्था लागू था। उन्हें ज़मींदार की भूमि पर बेगार या मुफ्त काम करना पड़ता था। अब बताओ, अगर कोई ज़मींदार की भूमि पर बेगारी काम करेगा या मुफ्त काम करेगा, मुफ्त का कौन काम करता है? आजकल मुफ्त में तो किसी का बात नहीं कोई सुनता है, और उस समय में मुफ्त में और बेगार में काम किसी की ज़मीन में करना पड़ता था। तो ये स्थिति कहाँ का था? किसान का। तो यही कहता है कृषि दास्ता क्या है। कृषि दास्ता एक पुरानी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था थी। इसमें किसान किसी विशेष ज़मीन से बंधे होते थे। मान लो किसी एक ज़मींदार का ज़मीन अगर वो जोत रहा है तो वही कंटिन्यू जोतते रहेगा, फिर उन्हें ज़मींदार की भूमि पर बेगार या मुफ्त काम करना पड़ता था। तो किसान जो है लाचार था उस समय में, और ये व्यवस्था सब जगह फैला हुआ था, ताकि एक आदमी अगर करेगा तो अन्य उस पर आवाज़ उठाएगा। जब सभी पे ये हुक्म लागू होगा तो आवाज़ उसमें कोई ज़्यादा उठाने वाला नहीं होगा, कहेगा कि चलो भाई सबका तो यही हाल है, अपना भी हाल वही है, तो दूसरा हाल क्या जानेंगे। जब अपना गया काम से दूसरा भी जाए काम से। तो इस व्यवस्था पे बड़ा ही एक पुरानी सामाजिक, बड़ा ही घटिया टाइप का ये क्या था, व्यवस्था था उस समय में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। अब है अफसरशाही। देखिए, अफसरशाही को हम लोग नौकरशाही के भी नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, मान लीजिए हम जनता हैं तो हमको कोई अधिकार नहीं है, और हम जो जनता जिस प्रतिनिधि को इलेक्शन में खड़ा किए उसको जिताए हैं उसका भी इसमें कोई भागीदारी नहीं होता है। इसमें जो काम करेगा
ये जो अफसर होते हैं, सरकारी अफसर होते हैं, वही कानून बनाएगा, वही नियम बनाएगा, वही सब कुछ करता है। तो उन लोगों के हाथ में ये बागडोर था। तो इसे पढ़ते हैं। इसे नौकरशाही भी कहते हैं। इस नियम को जो है हमारा अफसरशाही व्यवस्था, अफसरशाही व्यवस्था को क्या कहते हैं? नौकरशाही भी कहते हैं। यह एक ऐसी शासन या कार्य प्रणाली है जहां असल ताकत या निर्णय लेने का अधिकार जनता या चुने हुए नेताओं के बजाय सरकारी अधिकारों के हाथों में था। यानी जितने भी सरकारी अधिकारी था वे नियम बनाते थे, वे कानून बनाते थे, नहीं कि आम जनता के पास कोई भी अधिकार नहीं होता था। तो यही है हमारा अफसरशाही या नौकरशाही। ठीक है, तो चलिए हम अब जो हमारा मेन टॉपिक होगा, अभी तक हम आपको जो मेन इसमें कुछ पॉइंट आया था इस चैप्टर में हम वो लिए थे, लेकिन मेन क्वेश्चन जो आपका है एनसीईआरटी का वो है पूंजीवाद क्या है। अब देखिए पूंजीवाद से हमारा मेन टॉपिक चलता है। तो पूंजीवाद कहता है कि वैसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों का पर पूंजीपतियों का नियंत्रण होता है। पूंजीपति का मतलब होता है जो अमीर लोग होते हैं, जिसके पास पूंजी होता है, वो क्या होते हैं? एक गांव के मालिक होते हैं, एक शहर के मालिक के रूप में होते हैं। पूंजीपतियों का अगर किसी भी साधन पे नियंत्रण है तो उसको हम लोग कहते हैं पूंजीवाद। क्या कहते हैं? पूंजीवाद। पूंजीवाद का मतलब समझिए किसी खास व्यक्ति का वो क्या होगा? अधिपत्य में किसी को काम करना पड़ेगा। तो ये पूंजीवाद की जो परिभाषा है, एक छोटा सा सिंपल सा डिफिनेशन है कि वैसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर पूंजीपतियों का नियंत्रण रहता है तो उसे पूंजीवाद कहते हैं। अगर किसी भी साधन है, कोई भी साधन है, उसमें पूंजीपति का अगर अधिकार है तो उसको हम लोग कहते हैं पूंजीवाद कहते हैं। तो पूंजीवाद की व्यवस्था अब तो नहीं रही, लेकिन पहले प्रचलन ये था कि पूंजीवाद लोग क्या करते थे? सभी साधन का नियंत्रण करते थे और अपना फायदा के लिए हमेशा सोचा करते थे। ठीक है, उस समय में बड़ा ही एक खराब नीति थी। गरीब तो गरीबे रह गया, लेकिन पूंजीपति क्या हो गया? काफ़ी और तरक्की कर गया। और इस व्यवस्था को धीरे धीरे जनता ने आवाज़ उठाया, लोगों ने आवाज़ उठाया और इस तरह का व्यवस्था क्या हुआ? ख़त्म हुआ। तो पूंजीवाद का मतलब आप समझ गए होंगे। अगर किसी भी साधन पर पूंजीपति का अधिकार होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पूंजीवाद कहते हैं। ठीक है, तो पूंजीवाद की परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। फिर कहता है खूनी रविवार क्या है। यह क्वेश्चन जो है ना बहुत ही भिविया क्वेश्चन है। इस चैप्टर का जो मेन क्वेश्चन है यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसको हम लोग कहते हैं खूनी रविवार। क्या कहते हैं? अगर हम रूसी के कैलेंडर के अनुसार कहेंगे, नया जो 2 कैलेंडर है उस समय में चलते थे, एक नया कैलेंडर और एक पुराना कैलेंडर। तो 22 जनवरी 1905 अगर हम पुराना कैलेंडर के अनुसार देखें तो 9 जनवरी 1905। नया कैलेंडर की बात करेंगे तो 22 जनवरी 1905 और पुराना कैलेंडर का बात करेंगे तो 9 जनवरी 1905 को लोगों का एक समूह, लोगों का कुछ ऐसे समूह था जो रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। अब बताओ, मान लो 1500 आदमी से प्लस आदमी जो है ना क्या कर रहे थे? रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्स महल की ओर बढ़ रहा था। सेंट पीटर्स के महल की ओर जब बढ़ रहा था तो वहाँ पे जार का शासन चल रहा था। तो जार की सेना ने क्या किया? इन निहत्थे लोगों पर गोलियां, अंधाधुंध गोलियां चलवा दिया, जिसमें हज़ारों लोग मारे गए। और जो यह घटना घटी थी उस दिन रविवार पड़ता था, इसलिए इस जो ये घटना घटा इसको नाम दिया गया खूनी रविवार। आज मान लो जैसे कि रविवार है तो रविवार के दिन में जो घटना घटेगा उसी दिन के नाम पे रख दिया गया खूनी रविवार। ठीक है, 22 जनवरी 1905 को लोगों का एक समूह रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था, जहां जार की सेना ने इन निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाया, जिससे हज़ारों लोग मारे गए। यह घटना रविवार के दिन हुआ था, इसलिए इस घटना को खूनी रविवार कहा जाता है। ठीक है, अब बताइए 22 जनवरी 1905 को लोगों का कुछ समूह जो था
रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्स के महल की ओर जा रहा था, जहां जार की सेना ने क्या किया, इन निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दिया, जिसमें हजारों लोग मारे गए। और यह घटना रविवार के दिन हुआ था, इसीलिए इस घटना को हम लोग खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। इसमें जो मेन पॉइंट है आपको याद रखना है कि ये इसका कब ये घटना घटी और उस समय का जो शासन था वो किसके हाथ में था, जार के हाथ में था, और उन पे गोलियां चलवा दिया। ठीक है, और यह घटना किस दिन घटा था, रविवार के दिन घटा था, इसलिए इस घटना का नाम को हम लोग क्या दिए, तो खूनी रविवार का नाम दिया गया इतिहास में। जो यह दिन था रविवार, और रविवार को जो घटना घटा उसको इतिहास में नाम दिया गया खूनी रविवार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अब है अक्टूबर क्रांति। देखिए, जिस तरह से पिछले क्वेश्चन हम पढ़े कि खूनी रविवार क्या है, उसी तरह से है कि अक्टूबर क्रांति। हमको और आपको भी पता चल गया होगा कि जैसे कि यह क्रांति कब हुआ होगा, अक्टूबर में हुआ होगा। अगर अक्टूबर में हुआ तो उसका नाम रख दिया गया अक्टूबर की क्रांति। ठीक है, तो नए कैलेंडर के अनुसार यह क्रांति 7 नवंबर कब हुआ था, नया कैलेंडर के अनुसार 7 नवंबर 1917 में। और 1917 में आप जानते हैं कि बिहार में गांधी जी आए थे, जो तीन-कठिया प्रणाली था उसको समाप्त करने के लिए। इधर हमारे यहाँ भी युद्ध चल रहा था कुछ न कुछ, और वहाँ भी दूसरे देशों में भी और विदेशों में भी युद्ध चल रहा था। तो कहा था कि नए कैलेंडर के अनुसार यह क्रांति 7 नवंबर 1917 को हुई थी, परंतु पुरानी रूसी कैलेंडर के अनुसार यह क्रांति 25 अक्टूबर 1917 में हुआ था। जब हम बात करेंगे नया कैलेंडर का तो कहिएगा 7 नवंबर 1917, जब पुरानी का बात करेंगे तो 25 अक्टूबर 1917, 25 अक्टूबर 1917 को हुआ था। इसलिए यह क्रांति अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। यह क्रांति कब हुआ था, अगर अक्टूबर में क्रांति जो हुआ वो 25 अक्टूबर 1917 को हुआ था, इसलिए यह क्रांति अक्टूबर क्रांति कहलाई। इस क्रांति का बागडोर उसके बाद कहाँ चला गया, बोल्शेविकों के हाथ में। किसके हाथ में चला गया, बोल्शेविकों के हाथ में चला गया। बाद में इस क्रांति का नाम क्या दिया गया, बोल्शेविक की क्रांति भी दिया गया। तो मेन जो इसमें है कि यह घटना कब घटा था, अक्टूबर में घटा था। कितने तारीख को घटा था, 25 अक्टूबर 1917 को घटा था, इसीलिए इस क्रांति का नाम क्या दिया गया, अक्टूबर की क्रांति दिया गया। बाद में इस जो क्रांति का बागडोर है किसके हाथ में चला गया, तो बोल्शेविकों के हाथ में चला गया। जब बोल्शेविकों के हाथ में आ गया तो इस क्रांति का दूसरा नाम क्या दिया गया, तो बोल्शेविक की क्रांति के नाम से भी हम लोग इस क्रांति को जानते हैं। तो अक्टूबर क्रांति का एक और नाम है, एक है अक्टूबर की क्रांति, दूसरा क्या है, बोल्शेविकों की क्रांति। तो बोल्शेविकों के हाथ में जो सत्ता आ गया तो इसीलिए इसका क्या नाम पड़ गया, बोल्शेविक की क्रांति पर भी नाम जाना गया। ठीक है, चलिए एक बार पढ़ देते हैं। नए कैलेंडर के अनुसार यह क्रांति 7 नवंबर 1917 को हुई थी। जो नया कैलेंडर है रूस का, उसमें यह क्रांति कब हुआ था, 7 नवंबर 1917 को हुआ था। परंतु पुरानी रूसी कैलेंडर के अनुसार, जो पुरानी रूसी कैलेंडर है उसके अनुसार यह क्रांति कब हुआ था, 25 अक्टूबर 1917 में हुआ था। इसलिए यह क्रांति अक्टूबर क्रांति कहलाई। इसलिए यह क्रांति क्या कहलाई, अक्टूबर की क्रांति कहलाई। इस क्रांति का बागडोर किसके हाथ में आ गया, बोल्शेविकों के हाथों में आ गया। इसलिए इस क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं या जाना जाता है। जो अक्टूबर की क्रांति है, अक्टूबर क्रांति को आप लोग को दूसरा नाम देके पूछ सकता है एग्जाम में कि बोल्शेविक की क्रांति के बारे में आप क्या जानते हैं, या बोल्शेविक क्रांति से आप क्या समझते हैं, और बोल्शेविक क्रांति किसे कहते हैं। तो आप को याद रखना होगा कि बोल्शेविक क्रांति हो या अक्टूबर क्रांति हो, दोनों क्रांति का नाम एक ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अब है सर्वहारा वर्ग। देखिए, सर्वहारा वर्ग का मतलब क्या होता है, कहते हैं कि वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर और आम गरीब लोग होते हैं उसको हम लोग कहते हैं सर्वहारा वर्ग। अगर हम मजदूर हैं, कोई किसान हैं, कोई आम गरीब, आम पब्लिक लोग, आम गरीब लोग अगर जिस वर्ग में आते हैं उसको हम लोग क्या नाम दिए हैं, सर्वहारा वर्ग। आपको इतिहास में आगे और पढ़ाएंगे हम। एक है बुर्जुआ वर्ग। तो बुर्जुआ वर्ग में क्या होता है, उसको अगर हम कहेंगे मिडिल क्लास के लोग तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो बुर्जुआ वर्ग है। ठीक है, तो अभी आप पढ़ रहे हैं सर्वहारा वर्ग।
लेकिन आपको आगे जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ेंगे बुर्जुआ वर्ग, और बुर्जुआ वर्ग का मतलब होता है मिडिल क्लास के लोग। लेकिन जब कोई किसी भी वर्ग में जैसे किसान आ रहा है, मजदूर आ रहा है और आम गरीब लोग आ रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं सर्वहारा वर्ग। क्या कहते हैं? सर्वहारा वर्ग। तो समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल होते हैं, जैसे कहते हैं समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान हो गया, मजदूर हो गया एवं आम गरीब लोग शामिल होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्वहारा वर्ग कहते हैं। आशा है कि यह वीडियो आपको, यह जो परिभाषा है सर्वहारा वर्ग का, समझ में ज़रूर आया होगा और आप अपने पढ़ाई को लगातार कंटिन्यूटी के साथ रखेंगे तो हौसले हमारे अंदर होना चाहिए, नहीं कि हमको सपने देखकर कोई भी काम करना चाहिए। अगर हम अपने अंदर से मजबूत हैं तो दुनिया के कोई भी शक्ति हमको हरा नहीं सकती। इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए काम करने की, नहीं कि किसी को देख के करने की लालसा होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर में जुनून है तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे कि आपको दशरथ नाम मांझी का नाम आपने सुने होंगे, और एक ऐसा उनके अंदर में जुनून था कि उन्होंने पहाड़ काट कर क्या बना दिया? रास्ता बना दिया। जब वह कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? इस दुनिया में सभी को संसाधन बराबर की मात्रा में पर्याप्त है। आपके अंदर में हौसला होना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ हमको नहीं मिलती है तो हम उसको ज़बरदस्ती लड़ के लेंगे, छीन के ले सकते हैं, ऐसा हमारा यह सोच है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे तो आप लोगों को धैर्य रखना चाहिए और धैर्य के साथ पढ़ाई करना चाहिए। कभी भी ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। अपने पढ़ाई पे फोकस करिए, उसके बाद अपने क्लास को मेंटेन करिए और लक्ष्य एक ही रखिए। अगर हम पढ़ रहे हैं तो कम से कम पढ़ाई पे पूरा फोकस रहना चाहिए। जब हम पढ़ेंगे तो दुनिया हमारे पहचानेंगे, और अगर हमको पहचानेंगे तो उससे हमारा समाज की पहचान होगी, मेरे घर की पहचान होगी, इस तरह से हमारा देश की भी पहचान बढ़ेगी। इसलिए जितने भी छात्र हैं उनसे मेरा यही अपील होगा कि अगल बगल इधर उधर की कामें छोड़कर आप सीधा क्या करेंगे? पढ़ाई पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो सर्वहारा वर्ग आप समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। अब है कहता है क्रांति से पूर्व, जो क्रांति हुआ उससे पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? जितने भी अभी घटना पढ़ रहे हैं हम लोग रूस के पढ़ रहे हैं। कहाँ पढ़ रहे हैं? तो रूस में जो घटना घटी थी वहाँ, उस घटना से पहले, जो उस क्रांति से पहले जो है रूस के किसान की स्थिति क्या थी? तो आप बताओ, कहीं का भी किसान हो, उस समय भारत का बात करिए या रूस का बात करिए, किसी जगह का किसान का जो स्थिति था सही नहीं था। उसका दयनीय स्थिति चल रहा था, उसका स्थिति बहुत ही दयनीय था। उनके पास छोटे छोटे ज़मीन थे और वह किसके साथ, जो ज़मींदार के हैं, ज़मींदार के अंदर में काम करते थे। और ज़मींदार के अंदर में काम करने से उसको मिलेगा तो ठीक है, नहीं भी मिलेगा तो वो चुपचाप रहते थे, उसको कुछ बोलने का अधिकार नहीं था। तो क्वेश्चन है कि क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? आप बताओ रूसी किसान की स्थिति कैसी थी? तो उसका तो स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उनके पास छोटे खेत थे, पूंजी का बड़ा ही अभाव था एवं करों का बोझ बहुत ज़्यादा था। अब मान लो कि इस बार हम खेती कर रहे हैं, इस बार प्राकृतिक आपदा कारण से खेत में फसल सही से नहीं हो पाया, तो उसमें जो ज़मींदार वर्ग होते हैं, ज़मींदार वर्ग का कहना था कि किसान को कि खेती हो या ना हो आपको मुआवजा देना ही पड़ेगा। तो इससे क्या करते थे, किसान को बहुत सारा कर का सामना करना पड़ता, बहुत सारा करों का बोझ हो जाता था और पूंजी का उनके पास वैसे भी अभाव रहता था। सही किस्म का जो फसल है, बीज है, वो नहीं मिल पाता था। जो उर्वरक होते हैं, उर्वरक भी सही से नहीं मिल पाता था। तो फसल भी क्या, पैदावार भी सही से नहीं होता था, जिससे किसानों के ऊपर क्या हो गया, बहुत सारे करों का बोझ हो गया और उसका स्थिति क्या होगी, दयनीय हो गई। तो ये है कि क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की जो स्थिति है काफ़ी दयनीय थी। यानी रूसी क्रांति की जो बात करेंगे, वहाँ पे जो किसान था उनसे पूर्व जो है उस किसानों का स्थिति काफ़ी दयनीय था। उनके पास छोटे खेत हुआ करते थे और पूंजी का भी बड़ा अभाव था
एवं करों का बोझ बहुत ज़्यादा था। जो कर था ना, कर का बोझ क्या था, बहुत ही उसके ऊपर लोड था। और इस तरह से उसको हम अगर बात करें तो एक ही सिंपल सी बात में, तो रूसी क्रांति से पूर्व जो है किसान की स्थिति क्या थी, बहुत ही दयनीय थी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब है रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन कीजिए। अब बताओ रूस में जो क्रांति हुआ उसका क्या कारण था। सही बात है, कहीं ना कहीं अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो उसको वहाँ पे कुछ ना कुछ रीज़न ही पैदा होता है, तभी कोई झगड़ा या क्रांति होती है। तो रूस में भी जो क्रांति हुआ उसका कारण क्या क्या है। तो पहला जो कारण है जार का निरंकुश एवं अयोग्य शासन। अब बताओ जार क्या था, वहाँ का शासन कर रहे थे, लेकिन जार का जो है ना शासन क्या था, अफसरशाही था। शुरू में आपको बताया कि अफसरशाही का मतलब जार तो है जनता के द्वारा चुने गए मान लीजिए, लेकिन उनका काम कौन करेंगे, अफसर लोग करेंगे, जो होगा वही करेंगे, इनके पास कोई अधिकार नहीं था। ये निश्चिंत रहते थे कि अफसर लोग तो कर ही रहे हैं, जिसको हम लोग नौकरशाही के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जो जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा था। आप बताओ हमारे राज्य के सरकार अगर जनता का समस्या नहीं कर पाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, रोड पे लड़ाई करेंगे, रोड पे हम लोग स्ट्राइक करेंगे, और उससे क्या होगा, विभिन्न जगह क्रांति होगी और सरकार को एक ना एक दिन क्या होगा, अपना गद्दी छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हम ये बात तभी कह सकते हैं जब सरकार का लालसा होगा कि हम अपने जनता के लिए कुछ करें, तभी ये सोच सही है। अगर वो ठान लिया मन में कि नहीं देना है कुछ जनता को, तो नहीं ही देगा। क्योंकि आप देख ही रहे हैं बहुत दिनों से कि जो बिहार का जो स्थिति है किस तरह से चल रहा है, और यह लगता है कि कई दिनों तक और जो जितने आंदोलन है हमारे देश में चल रहा है, जैसे आप देखते होंगे सोनम वांगचुक को, उसको भी किस तरह से ज़बरदस्ती उठा के ले गया। अब आने वाले दिन में सरकार जो है ना गुंडागर्दी सरकार खुद कर रही है, तो ऐसे ही गुंडागर्दी सरकार उस समय भी चला करता था रूस में। तो हम जो कहा पहला जार का निरंकुश एवं अयोग्य शासन, तो जार का क्या था, शासन तो ये इनका नाम था, लेकिन मेन कानून कौन चला रहा था, यहाँ पे अफसरशाही व्यवस्था वहाँ पे था। तो अफसरशाही व्यवस्था में क्या है, जनता का उसमें कोई अधिकार नहीं होगा, और जनता जिसको चुनेंगे उसमें वो भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और सरकार का जो कर्मचारी होता है, सरकार का जो मेन कर्मचारी होता है, उसी का हाथ में सब शासन व्यवस्था हुआ करती थी, जो जनता के समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा था। ठीक है, फिर है किसानों की दयनीय स्थिति। अब बताओ रूसी क्रांति से पूर्व जो है किसान की स्थिति क्या थी, बहुत ही दयनीय थी। उनके पास क्या था, पूंजी का अभाव था, और उनमें बहुत सारे करों का क्या था, बोझ था। इसी कारण से रूसी क्रांति का सामना करना पड़ा। अब देखो क्या हुआ, कृषि दासता, यह कृषि दासता समाप्त होने के बाद भी किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। कृषि दासता क्या था, कृषि दासता एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें जो है जमींदार जब तक किसान को मान लीजिए 1 बीघा ज़मीन दे रखा है, जब तक जमींदार नहीं कहेगा किसान को कि यह ज़मीन तुम छोड़ दो, तब तक वो नहीं छोड़ सकते थे, और उसको ज़बरदस्ती उस खेत में काम करना पड़ता था। तो यही था कृषि दासता। ठीक है, तो कृषि दासता समाप्त कर दिया गया रूस में, फिर भी किसान की जो है ना कोई सुधार नहीं हुआ। तो यही 2 कारण जो हैं मेन रूप से देखे जाते थे कहाँ पे, रूसी के क्रांति का। तो रूसी क्रांति के जो 2 कारण हैं उसमें पहला आप याद रखिएगा, जार का निरंकुश एवं अयोग्य शासन, दूसरा है किसानों की दयनीय स्थिति। पहला था जार का निरंकुश एवं अयोग्य शासन, दूसरा क्या है, किसानों की दयनीय स्थिति। किसानों की दयनीय स्थिति थी, और जार का जो है वो सही से अपना शासन व्यवस्था लागू नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वहाँ के जनता ने क्या कर दिए, विद्रोह कर दिए। तो 2 जो आपका रूसी क्रांति का कारण है उनको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी। जो रूसीकरण में जो नीति लगा था, एक नियम लाया उन लोगों ने कि हम क्या कर रहे हैं, रूसीकरण की नीति ला रहे हैं, और कहाँ तक वो उत्तरदायी थी। रूस में विभिन्न प्रजातियां निवास करती थी। अब बताओ कोई भी देश है वहाँ पे विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं।
तो वही कहता है कि रूस में भी विभिन्न प्रजातियां निवास करती थी, वहाँ भी विभिन्न प्रकार के समुदाय के लोग रहते थे। इनकी भाषा एवं संस्कृति अलग अलग थी। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में आप देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के संस्कृति रीति रिवाज के लोग रहते हैं। सबकी भाषा अलग अलग है, किसी की मैथिली है, किसी की मगही है, किसी की मैथिली है, किसी के भोजपुरी है, किसी की हिंदी है, किसी की तमिल है, किसी की कन्नड़ है और किसी की तमिल है ना, किसी की मलयालम है और किसी की अन्य अन्य भाषा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं हमारे देश में भी विभिन्न प्रकार के विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं, तो उस तरह से भी वहाँ पे निवास किया करती थी। परंतु जार ने देश की एकता के लिए, यानी जार जो है क्या कहा, देश की एकता के लिए, देश में एकता लाने के लिए रूसीकरण की नीति अपनाई। रूसीकरण की क्या किया उन्होंने, नीति अपनाई। अगर इंडिया है, इंडिया में सरकार कह दे कि जितने भी भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं सभी को एक ही भाषा मानना पड़ेगा, तो संभवतः बहुत ऐसे जगह होंगे जहां विद्रोह होंगे, और विद्रोह होना भी लाजमी है। अगर मेरा मातृभाषा जो है, हम अपना भाषा अगर हम बोलेंगे तो संभवतः हम ज़्यादा विकास कर पाएंगे। जैसे कि मान लो हम तमिल बोलने हमको आता है, अगर तमिल भाषा अगर हमको बोलने का हक नहीं मिलेगा तो हो सकता है संभवतः कि हम जितना विकास अभी कर रहे हैं उतना विकास नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सरकार के विरोध हम क्या करेंगे, सरकार के खिलाफ होंगे, सरकार के प्रति विरोध करेंगे। तो यही नीति वहाँ भी हुआ था। जार ने कहा कि हम अपने रूस के, अपने देश की उन्नति के लिए, देश के तरक्की के लिए क्या करेंगे, रूसीकरण की नीति लाएंगे। समों पर समान भाषा, समों पे समान शिक्षा और संस्कृति थोपने का प्रयास किया। अब बताओ पूरे देश में कहेगा कि जिसका जो धर्म है सबका धर्म एक करो, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, सब बौद्ध है, जैन है, सबको क्या करना पड़ेगा, एक ही धर्म मानना पड़ेगा, हिंदू धर्म मानना पड़ेगा। तो लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारा क्रांति उत्पन्न होंगे। तो यही कहा वहाँ पे रूस में जार ने कि सबों पर समान भाषा, शिक्षा और संस्कृति थोपने का प्रयास किया। 1863 में रूसीकरण की नीति के विरोध पोलो ने विद्रोह कर दिया। अब जिस तरह से अभी हम बात करेंगे, देश में बहुत सारे नेता हैं जो विपक्षी पार्टी के दल होंगे, वो क्या करेंगे, विद्रोह कर देंगे कि नहीं नहीं, देश में सब जगह अलग अलग भाषा है, अपना अपना भाषा उसको पसंद है और होना भी चाहिए। अगर हमारा भाषा मैथिली है तो हमको मैथिली प्रिय है, किसी का तमिल भाषा है तो उसको तमिल पसंद है, किसी का भोजपुरी है तो उसको भोजपुरी भाषा पसंद है। तो इस तरह से होना भी चाहिए ताकि उसका क्या हो, उस राज्य का, उस क्षेत्र का डेवलपमेंट सही से हो पाएगा। तो पोलो ने क्या किया, 1863 में विद्रोह कर दिया। इससे विद्रोह की भावना बदलती हुई जिसे दबा दिया गया। बताओ देखो यहाँ पे पोलो ने तो विद्रोह किया, लेकिन जार के सेना ने उसे क्या कर दिया, दबा दिया, उस विद्रोह को समाप्त कर दिया गया। इससे विद्रोह की भावना बदलती हुई और रूसी क्रांति जो उसकी पृष्ठभूमि है तैयार हुई। तो रूसी क्रांति की जो पृष्ठभूमि है, धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, काफ़ी ये जो क्रांति है, क्रांति में आगे की ओर प्रगति बढ़ाया और जिससे धीरे धीरे पूरे रूस भर में क्या हुआ, क्रांति ला दिया। तो वही कहता है कि रूसीकरण की नीति में क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी। तो रूसीकरण की नीति जो है ना, रियल में रूस में क्रांति के लिए सही में उत्तरदायी था, क्योंकि वहाँ पे विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार के, विभिन्न जाति के, विभिन्न वेशभूषा के लोग रहते हैं, सबका शिक्षा, सबका अलग अलग भाषा है। अगर पूरे देश में एक कानून नियम व्यवस्था, एक भाषा, एक जाति का अगर कर दिया जाए तो संभवतः बहुत लोग क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे। यही कारण कहाँ हुआ था, रूस में, और जो क्या हुआ, रूसी क्रांति के उत्तरदायी साबित हुआ। ठीक है, तो आशा है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर है साम्यवाद, एक नई आर्थिक सामाजिक व्यवस्था थी कैसे। जो साम्यवाद है कहता है कि एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे। साम्यवाद क्या कहता है कि जो संपत्ति है, जो साधन है, जो संसाधन है देश में, वह किसी एक खास व्यक्ति के पास ना हो, सभी गरीब हो अमीर हो, उसका क्या करें हम, जो अमीर गरीब का जो प्रचलन है उसको समाप्त कर दें और सबको समान अधिकार प्राप्त हो, समान जो रूपरेखा है वो तैयार हो।
तो आइए देखते हैं, रूस में साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी, क्योंकि एक रूस में जो है एक नया साम्यवाद एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी। इसका कारण क्या है, आइए देखते हैं। देश में सामाजिक असमानता को समाप्त कर दिया गया। देखो, जब वहाँ पे जो था, जो रूस में जो साम्यवाद आया, उन्होंने क्या किया, एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था लाई। उसमें मेन क्या था कि देश में जितने भी सामाजिक असमानता था, सामाजिक असमानता, समाज में विभिन्न प्रकार के असमानता होते हैं, उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये तो एक नई आर्थिक नीति है। ठीक है, फिर जमींदार एवं पूंजीपतियों वर्ग का बोलबाला समाप्त कर दिया गया। उस समय जो जमींदार हुआ करते थे, जो पूंजीपति वर्ग का लोग थे, उनका क्या था, बोलबाला था। उनको भी क्या कर दिया, इन्होंने समाप्त कर दिया गया। काम के अधिकारों को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। जो काम के जो अधिकार था उसको क्या बना दिया गया, संवैधानिक अधिकार बना दिया गया कि जो जितने भी जिसके पास जो संपत्ति है अपना अपना काम करेंगे, जिनके पास जो है अपने क्षमता अपने बल के आधार पर उतना काम करेंगे और अपना इनकम कमाएंगे। तो जो साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी, इनके जो मेन कारण था वो क्या है आपका, कि देश में सामाजिक असमानता को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यही कारण था पहला। फिर जमींदार एवं पूंजीपतियों वर्ग का क्या किया, बोलबाला समाप्त कर दिया गया। फिर काम के अधिकार को क्या बना दिया गया, संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। तो आशा है कि अब जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अब है नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता थी कैसे। ठीक है, नई आर्थिक नीति 1921 के अंतर्गत लेनिन ने मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता कर इसे रूस में लागू कर दिया। अब बताओ उन्होंने क्या किया, नई आर्थिक नीति जो है अभी आपको पिछले बताए थे, नई आर्थिक नीति 1921 के अंतर्गत क्या किया, लेनिन ने मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ, किसके साथ, मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ इन्होंने क्या कर लिया, समझौता कर लिया और इसे रूस में लागू कर दिया गया था, है ना। कहाँ किया गया था, रूस में इसको लागू कर दिया, किसको, मार्क्सवादी सिद्धांत को। क्योंकि पूरे रूस में एक साथ समाजवादी व्यवस्था को लागू करना या सभी पूंजीवादी देशों से टकराना असंभव था। सही बात है। अगर बात करेंगे कि रूस में एक साथ कोई भी काम तो होता नहीं है, धीरे धीरे हम लोगों को क्या करना चाहिए, समाज को चेंज करना चाहिए। एकाएक अगर चेंज करेंगे तो संभवतः हो सकता है कि देश में क्या हो जाए, वहाँ पे अकाल आ जाए और विभिन्न प्रकार का विद्रोह खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो वही कहा कि क्योंकि पूरे रूस में एक साथ समाजवादी व्यवस्था को लागू करना या सभी पूंजीवादी देशों से टकराना असंभव था, इस प्रकार नई आर्थिक नीति को मार्क्सवादी सिद्धांत के साथ समझौता करना पड़ा। जो आर्थिक नीति था उसको किसके साथ समझौता करना पड़ा, मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ क्या करना पड़ा, समझौता करना पड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अब प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया कैसे। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था, तो उसमें कहता है कि रूस की पराजय जो है ना, क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया कैसे। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण बना। अब बताओ, रूस में युद्ध हो रहा था उस पूरा विश्व भर में, 1914 से लेकर 1918 तक में विश्व जो प्रथम विश्व युद्ध है शुरू हुआ था और 18 में ख़त्म हो गया, 14 से लेकर 18 तक चला था। और ये क्या हुआ, 1917 में रूस की जो क्रांति है उसका तत्कालिक कारण बना था, किसको, रूस की पराजय का। अब बताओ, देश के अंदर ही देश लड़ेंगे दूसरे देश से और देश के अंदर ही लड़ाई होगा तो क्या कभी साथ मिलेगा, किसी का साथ तो नहीं मिलेगा, तो हारना तो तय है। अभी मान लीजिए हम लोग इंडिया लड़ेंगे, दूसरे देश से लड़ रहेंगे और इंडिया के अंदर में ही लोग अपना में लड़ेंगे, सरकार के खिलाफ लड़ेंगे, तो क्या हम लोग सरकार का भी साथ दे पाएंगे। पहले तो हम कहेंगे सरकार मेरा बात मानो, तो हम सरकार का साथ देंगे, तब दूसरे देश से जीत पाएंगे, अन्यथा नहीं जीत पाएंगे। तो यही कारण कहाँ था, रूस में था। तो रूस में क्या हुआ, रूस के अंदर में तो उसका स्वयं लड़ाई चल रहा था, क्रांति चल रहा था, और रूस जो है बाहरी देश से अगर आक्रमण करेगा तो स्वाभाविक बात है उसको कोई साथ देगा नहीं, तो हारना तो तय है। तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण बना। इस युद्ध में
पराजय लगातार होती गई। अब बताओ यह जो युद्ध हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, उसमें रूस का क्या हुआ, धीरे धीरे पराजय होती गई। युद्ध आरंभ होने पर जार निकोलस द्वितीय ने सेना की कमान अपने हाथों में ले ली। अब बताओ जब युद्ध आरंभ हुआ, जार निकोलस द्वितीय ने क्या किया, जो सेना का कमान है अपने हाथों में ले लिया। युद्ध में रूस की पराजय जार शाही के लिए घातक सिद्ध हुई। जनता विद्रोह पर उतारू हो गई। उस समय में क्या कहा, जार शाही के लिए क्या हुआ, घातक सिद्ध हुआ यह युद्ध। और जार ने क्या किया, अपने बल पर जनता को कुचलने का काम किया और जनता में क्या हो गया, काफ़ी विद्रोह की उतारू हो गया, काफ़ी आग बबूला जनता हो गया। तो यही कारण था किसका, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय का। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की जो पराजय का मेन कारण है 1917 की रूसी क्रांति। 1917 में रूस में स्वयं क्रांति हो रहा था और यह विश्व युद्ध में क्या हो गया, हार गया। इस युद्ध में रूस की पराजय लगातार होती गई। युद्ध आरंभ होने पर जार निकोलस द्वितीय ने क्या किया, जो सेना की कमान है अपने हाथों में ले लिया और युद्ध में रूस की पराजय जार शाही के लिए क्या हुआ, घातक हुआ। किसके लिए सिद्ध हुआ, जार शाही के लिए घातक सिद्ध हुआ। और जनता विद्रोह पर क्या हो गए, उतारी हो गए। ठीक है, जनता किस पे उतारू हो गए, विद्रोह पे उतारू हो गए। तो यही, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अभी तक हमने जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है कर चुके हैं, अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और जो पहला हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है वह है रूसी क्रांति के कारण की विवेचना करिए। तो रूसी क्रांति के जो कारण है, इससे पहले रूसी क्रांति के 2 कारण तो बता दिए थे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में भी देखेंगे कि रूसी क्रांति का जो कारण है क्या क्या कारण है। ठीक है, आइए पहला जो उसमें है, तो रूसी क्रांति के निम्नलिखित कारण है, लिख देंगे। अब है जार का निरंकुश एवं अयोग्य शासन। आपको तो बता दिए थे कि जार का सेना क्या था, अफसरशाही था। जो जार का शासन था क्या था, अफसरशाही था। और अफसरशाही में आपको बताए थे जनता, और जनता का जो चुना हुआ प्रतिनिधि है उसका उसमें कोई भागीदारी नहीं होगा। जो सरकार के जो सरकारी ऑफिसर्स होते हैं उनका ही वो क्या होता है, उनका ही कमान चलता है। जार का शासन अफसरशाही था, जो जनता के समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा था, ये तो आपको बता दिए थे। फिर है किसानों की दयनीय स्थिति। अब वहाँ पे क्या था, कृषि दास्ता था। कृषि दास्ता समाप्त कर भी दिया, फिर भी किसान की स्थिति सुधर नहीं रही थी। तो ये भी कारण क्या था, रूसी क्रांति का। ठीक है, फिर बाद में क्या कहता है कि कृषि दास्ता समाप्त होने के बाद भी किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं होना। अब बताओ, अगर युद्ध हो रहा है और कृषि के क्षेत्र में कोई उन्नति नहीं हो रहा है तो क्या होगा, अगर खेती बाड़ी नहीं होगा तो देश की जो आर्थिक स्थिति है क्या होगा, कमज़ोर हो जाएगा और लोग क्या करेंगे, भूखे मरने लगेंगे और युद्ध करने के बेबस हो जाएंगे। ठीक है, अगला है मजदूरों की दयनीय स्थिति। इन्हें अधिक काम करना पड़ता था। अब बताओ, हम मजदूरी करेंगे, दिन भर हमसे काम करवा लिया, लेकिन शाम में काम के बदले हमको वैसे भगा दिया, खाना पीना भी नहीं देता था उस समय में। जो मालिक का अगर मन हो जाए कि इसको भर दिन काम करवा के शाम में भूखे घर भेजना है, बिना कुछ दिए हुए घर भेजना है, तो वो लोग भेज सकता था। तो उस समय में मजदूर को काफ़ी क्या होता था, टेंशन होता था। लेकिन आजकल के जो मजदूर होते हैं तो आज क्या करते हैं, काम करने से पहले उसको क्या मिलता है, रुपया मिल जाता है, और तब वो एक डेट फिक्स करते हैं कि मालिक आपके खेत में इस दिन आएंगे काम करने के लिए। सबका क्या होता है, डेट बुकिंग होता है। तो उस समय में बेगारू काम करना पड़ता था मजदूरों को। लेकिन आज जो मजदूर इतने एडवांस हो गए हैं, आज आपसे पहले क्या लेंगे, पैसा लेंगे और आपको एक डेट करेंगे, कल नहीं, कल तो फलना काम करना है, परसों आपके खेत में काम करने आएंगे। यह व्यवस्था आजकल है। लेकिन उस समय की व्यवस्था क्या है, मजदूरों की दयनीय स्थिति। इन्हें अधिक काम करना पड़ता था, परंतु उनकी मजदूरी क्या थी, बहुत ही कम थी। मजदूरी क्या थी, कम थी। अगर मालिक चाहे तो रुपया देंगे भी, अन्यथा नहीं भी देंगे तो वो मालिक को नहीं कहेंगे मालिक मुझे रकम दीजिए, मुझे रुपया दीजिए। वो चुपचाप अपने घर चले जाते थे। ठीक है, फिर है रूसीकरण की नीति। रूसीकरण की नीति आपको तो बताए थे, वो चाहते थे कि सब जगह क्या हो, एक भाषा हो, एक जो संस्कृति हो, शिक्षा हो, रूस भर में अपनाना चाहा। लेकिन लोगों ने क्या किया, पोलो ने विद्रोह कर दिया और उससे कई जगह पे तरह तरह विभिन्न प्रकार के विद्रोह हुआ और रूसी क्रांति की नीति भी क्या था,
एक रूसी क्रांति का मेन कारण बना था। रूसीकरण की नीति, इस नीति से अल्पसंख्यक समूह जार के प्रति आक्रोशित होना। यानी अब बताओ, जो अल्पसंख्यक होंगे उन लोगों ने क्या किया, रूसीकरण के प्रति क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और ये जो मेन 4 गो हमारा पॉइंट है, यही मेन कारण किसका था, रूसी क्रांति का। तो 4 पॉइंट लिखेंगे तो आपको 4 नंबर मिल ही जाएंगे। और आपको जितने भी क्वेश्चन पढ़ना है सटीकता के साथ समझ के पढ़ना है। और इतिहास है, इतिहास में आपको याद करना पड़ेगा ही, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अब है नई आर्थिक नीति क्या है। अब नई आर्थिक नीति जो था वह आखिर क्या है, पढ़ते हैं। लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा 1921 में किया गया था, जिसमें निम्नलिखित मुख्य बातें शामिल हैं। अब उस समय में जो नई आर्थिक नीति लाया, नई आर्थिक नीति में कुछ जो है जनता को क्या मिला, कुछ छूट मिला, कुछ रिलीफ मिला। और किसानों से अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया। उस समय कहा कि किसान से अब क्या लेंगे, अनाज हम नहीं लेंगे, अब कुछ रकम नहीं लेके इसे क्या दिया जाए, कुछ कर लगा दिया गया उस पर। कहा कि अब किसान जो है, किसान से हम रकम नहीं लेंगे, अनाज नहीं लेंगे, अनाज के स्थान पर क्या लिया गया, कहा कि एक हम कर लगाया गया कि इतना कर आपको देना पड़ेगा। तो ये था आज नई आर्थिक नीति का पहला कारण। फिर है, अगर 20 से कम कर्मचारी वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया। अगर किसी भी उद्योग में अगर 20 से कम मजदूर होते थे तो वह व्यक्तिगत रूप से अपना चला सकते थे, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो ये दूसरा नीति था इसका। फिर यह सिद्धांत जारी रखा कि जमीन राज की है, फिर भी इसे किसान ही प्रयोग में लाएगा। अब बताओ, जमीन तो सरकार का रहेगा, कहा कि जमीन जो है ना राज की रहेंगे, लेकिन इसका उपयोग कौन करेंगे, किसान ही करेंगे। और किसान को इसके बदले अनाज ना लेकर क्या कुछ कर लगा दिया गया उसको, ठीक है। फिर से समझते हैं नई आर्थिक नीति पहला क्या था। जो नई आर्थिक है, नई आर्थिक नीति का पहला जो मुख्य बातें हैं वो क्या है, किसानों से अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया। अब बताओ, हम किसान हैं, हमको सरकार कहा कि देखिए जितने भी लोग हैं आपसे अब हम अनाज नहीं लेंगे, कुछ रकम या आपको कर जो है ना दे देते हैं, इतना आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद कहा कि जिस उद्योगों में 20 से कम मजदूर रहेंगे वह व्यक्तिगत रूप से चला सकते हैं। अगर 20 से ऊपर अगर होते हैं तो उसको क्या सरकार के टैक्स देने होंगे, सरकार के प्रति आपको सरकार का जो कार्रवाई होती है उसको भरना पड़ेगा, और तभी आप क्या चला सकते हैं, फैक्ट्री उद्योग चला सकते हैं। फिर कहा कि जितने भी ज़मीन हैं वो तो सरकार की होंगी, वो तो राज की होंगी, लेकिन उपयोग कौन करेंगे, किसान करेंगे, ठीक है। 3 पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। फिर कहा उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया और काफ़ी छूट दिया गया। और जितने भी उद्योग हैं, उद्योग में जो मेन टैक्स जो था, ज़्यादा टैक्स नहीं लेके उसको क्या किया, काफ़ी उसको छूट दिया गया। और जितने भी लाइसेंस के बिना चलने वाले, बिना लाइसेंसधारी जितने भी उद्योग थे, और कह दिया कि बिना लाइसेंस के आप लोग भी क्या चला सकते हैं, उद्योग चला सकते हैं, फैक्ट्री चला सकते हैं, और सरकार उसमें आपको ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये पॉइंट भी चौथा पॉइंट था। फिर अब विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। कहा कि जो विदेशी पूंजी है ना उसको भी क्या किया जाए, उसको भी आमंत्रित की गई। और अगला पॉइंट क्या है, विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए। जगह जगह पर लोग क्या करेंगे, अपना पूंजी निवेश करेंगे बैंक में, और बैंक जगह जगह पर खोलेंगे ताकि लोगों को क्या मिले, सुविधा मिले। फिर है ट्रेड यूनियन की अनिवार्यता सदस्यता समाप्त कर दी गई। जो ट्रेड यूनियन का जो मेन लाइसेंस होता था कि उनको यह लेना ही पड़ेगा सभी को, वो क्या हुआ, वहाँ पे ख़त्म कर दिया गया। तो जो नई आर्थिक नीति में मुख्य बातें थी, ये हमारे मुख्य बातें थी। तो आइए फिर से आपको एक बार देख लेते हैं कि मुख्य बातें क्या थी। पहला क्या था, कहा कि अब किसान से हम अनाज नहीं लेंगे, अनाज लेने के स्थान पर क्या लेंगे, कुछ रकम लेंगे, कुछ कर लेंगे, ठीक है। फिर दूसरा कहा, अगर 20 से कम व्यक्ति अगर उद्योग में काम कर रहे हैं तो वह आदमी व्यक्तिगत रूप से क्या करे, अपना उद्योग चला ले, ठीक है। तीसरा कहा कि ज़मीन जितने भी हैं, ज़मीन तो राज के होंगे, लेकिन
इसका उपयोग कौन करेंगे? किसान करेंगे। ठीक है, ये समझ गए होंगे। फिर अगला क्या कहा कि जो उद्योग है उसका विकेंद्रीकरण कर दिया गया और काफ़ी छूट दिया गया। तो उसका जो उसका नियम था, पहले हार्ड नियम था केंद्र के उद्योग के प्रति, उसको क्या किया? विकेंद्रीकरण कर दिया और उसमें काफ़ी छूट दिया गया। ठीक है, फिर विदेशी पूंजी भी उसमें शामिल करने की बात कही गई। फिर उसके बाद विभिन्न स्तरों पर क्या किए? बैंक खोले गए। फिर जो ट्रेड यूनियन की जो अनिवार्यता सदस्यता था उसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया। यह जो लाइसेंस था, ये ट्रेड यूनियन, यह सभी को लेना जरूरी होता था, लेकिन इसको बाद में क्या कर दिया? नई आर्थिक नीति के अंतर्गत इसको भी समाप्त कर दिया गया। तो मेन जो टॉपिक था हमारा नई आर्थिक नीति का, जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, जो पूछने की संभावना होती है, तो इसको आप क्या करेंगे? याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें। तो रूसी क्रांति की जो प्रभाव है उसके बारे में पूछ रहा है कि रूसी क्रांति के जो प्रभाव उसके बारे में बताइए। ठीक है, चलिए चलते हैं। रूसी क्रांति के प्रभाव निम्नलिखित हैं। पहला क्या इसका जो प्रभाव का जो कारण है? रूसी क्रांति के बाद श्रमिक एवं सरबराह वर्ग की सत्ता रूस में स्थापित हो गई। अब बताओ, रूसी क्रांति जब हुआ तो रूसी क्रांति के बाद क्या हुआ? जो श्रमिक वर्ग हैं और सरबराह वर्ग हैं, जिसमें क्या आते हैं? किसान, मजदूर और आम पब्लिक लोग आते हैं, वर्ग की सत्ता रूस में स्थापित होगी तथा इनसे अन्य क्षेत्रों में भी क्या हुआ? आंदोलन को प्रोत्साहन दिया। अब बताओ, जो रूसी क्रांति हुआ, रूसी क्रांति के प्रभाव के बाद क्या हुआ? जो श्रमिक वर्ग हैं, जो सरबराह वर्ग हैं, उनका क्या हुआ? सत्ता स्थापित हो गया और उनसे अन्य देशों में भी क्या हुआ? सीख मिला। अन्य देशों में भी क्या हुआ? जो वहाँ के मजदूर हैं, वहाँ के आम गरीब लोग हैं, वो क्या कहा? वो भी उनसे सीखा और उनके प्रति वो क्या हुआ? जागरूक हुआ। ठीक है, अगला है विश्व दो विचारधाराओं में विभाजित हो गया। जो विश्व है कितने विचारधाराओं में? दो विचारधाराओं में विभाजित हो गया। एक है साम्यवादी विश्व, एक है पूंजीवादी विश्व। पूंजीवादी का मतलब वहाँ पे किसी खास व्यक्ति का अधिकार होगा, लेकिन साम्यवादी में क्या है? जनता, अमीर, ये सब क्या है? सबका इसमें अधिकार होगा। साम्यवादी में क्या होता है? गरीब अमीर जो है सबका अपना अपना अधिकार होता है, लेकिन यहाँ पे केवल पूंजीवादी ही क्या करते हैं? अपना शासन चलाते हैं। यूरोप में दो क्षेत्रों में विभाजित हो गया। अगर यूरोप का बात करेंगे, यूरोप भी क्या हुआ? दो क्षेत्रों में विभाजित हो गया। एक है पूर्वी यूरोपीय और एक है पश्चिमी यूरोप। तो यूरोप भी उस समय में क्या हो गया? दो क्षेत्रों में बंट गया, एक पूर्वी यूरोप और एक पश्चिमी यूरोप। ठीक है, तो रूसी क्रांति के प्रभाव से ये हुआ। पहला जो प्रभाव है रूसी क्रांति का प्रभाव, पहला प्रभाव में क्या कहता है? जो श्रमिक वर्ग है, सरबराह वर्ग है, उनका सत्ता क्या हुआ? स्थापित हुआ और अन्य क्षेत्रों में भी क्या हुआ? आंदोलन को प्रोत्साहन दिया गया। जो अन्य क्षेत्र भी था वो क्या किया? आंदोलन में और प्रोत्साहन दिया। फिर अब विश्व दो विचारधाराओं में विभाजित हो गया। विश्व क्या हुआ? पूरा जो विश्व है हमारा कितने विचारधारा में? दो विचारधारा में विभाजित हो गया। एक है साम्यवादी विश्व, एक है पूंजीवादी विश्व। यूरोप भी दो क्षेत्रों में बंट गया, एक है पूर्वी यूरोपीय, एक है पश्चिमी यूरोप। ठीक है, तो ये प्रभाव आपका था रूसी क्रांति का। ठीक है, अगला आप देखते हैं। अब पैतृवादी विश्व और सोवियत रूस बीच में क्या हुआ? शीत युद्ध की प्रारंभ हो गया और जिससे दोनों वर्गों में शस्त्रों को बनाने का होड़ हो गई। आप बताओ, वहाँ पे जो पूंजीवादी विश्व है और सोवियत रूस है, यहाँ पे पूंजीवादी होगा। जो पूंजीवादी विश्व होते हैं और जो सोवियत रूस के बीच क्या होगा? शीत युद्ध प्रारंभ हो गया और दोनों ने क्या किया? जो हथियार होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के औजार होते हैं, बनाने में होड़ मच गई कि हम बनाएंगे तो हम उस पर अटैक करेंगे। वो भी कहा कि हम भी बनाएंगे तो उस पर अटैक करेंगे। तो ये प्रक्रिया चालू हुआ और रूसी क्रांति अगर जब हुआ उसका प्रभाव से क्या हुआ? हमको नया नया प्रकार का बम, नया नया परमाणु बम, जो हाइड्रोजन बम और अन्य प्रकार के जो मिसाइल है, इसका भी क्या हुआ? बनाने का शुरुआत हुआ। ये तो प्रभाव का कारण बनता है। फिर कहता है एक नवीन आर्थिक मॉडल विश्व के सामने आया। अब बताओ, एक नया क्या हुआ? एक नया स्वरूप बना दुनिया का। दुनिया क्या हुआ? दुनिया का एक नया मॉडल हुआ, दुनिया का एक नया स्वरूप बना। इस मॉडल को परिवर्तित कर पूंजीवादी देशों ने भी अपना लिया। जो पूंजीवादी देश है उन्होंने क्या किया? इस मॉडल को अडॉप्ट कर लिया, अपने यहाँ लागू कर दिया। फिर कहता है क्रांति की सफलता ने एशिया अफ्रीका देशों को उपनिवेश को छुटकारा पाने के लिए भी प्रोत्साहन दिया। जो क्रांति की जो सफलता हुआ वहाँ पे, वो एशिया हो या अफ्रीका हो, अन्य देशों में भी क्या हुआ? उपनिवेश
को छुटकारा पाने के लिए प्रोत्साहन दिया। उपनिवेश का मतलब अगर हम आपको बताए दें कि कोई अगर शक्तिशाली देश है, वो अगर कमज़ोर देश पर अपना अधिकार जमा रखा है, तो वहाँ भी क्या हुआ, जो उसी को हम लोग उपनिवेश कहते हैं। अब बताओ, हमारे यहाँ 200 वर्ष क्या किए, ब्रिटेन वाले कब्जा करके रखे और हम लोग को उपनिवेशवाद बना लिया। तो यहाँ पे जो कब्जा करके रखा था, धीरे धीरे हम लोगों ने क्या किया, 200 वर्षों के बाद उनको यहाँ से विदा कर दिया, यहाँ से भगा मार डाले। तो ये जो नीति है अन्य देशों में भी हो गया कि जब वो रूस में सही से प्रक्रिया चल सकता है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं चल सकता है। तो वहाँ के आम लोग, वहाँ के गरीब लोग, वहाँ के जो जितने भी लोग थे, सब क्या हुए, विद्रोह पर उतर आए और अपने देश को एक नए जो मैप होता है, जो अपने स्ट्रक्चर होता है, वह सामने लाया। तो रूसी क्रांति का जो मेन प्रभाव था, आपको ये प्रभाव याद रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है, कार्ल मार्क्स के जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। साम्यवाद और समाजवाद जो दुनिया में आया, इन्हीं का देन है, जिसको हम लोग कहते हैं कार्ल मार्क्स। ठीक है, आप बताओ, कार्ल मार्क्स का जो जन्म है 5 मई 1818 को हुआ था। इनका जन्म जर्मनी में राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। ठीक है, जो कार्ल मार्क्स का जन्म है कब हुआ, 5 मई 1818 को हुआ था। कब हुआ था, 5 मई 1818 को हुआ था। इनका जन्म जर्मनी में राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। जो इसका जन्म है ना, मेन रूप से कहाँ हुआ था, जर्मनी में। कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। जर्मनी में एक है राइन प्रांत के ट्रियर नगर, नगर का नाम क्या है, ट्रियर नगर है। ठीक है, में एक यहूदी परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था इसका जन्म, यहूदी परिवार में हुआ था। ठीक है, फिर है कार्ल मार्क्स ने बान विश्वविद्यालय, यानी एक विद्यालय है, बान विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण किया। लेकिन आगे पढ़ने के लिए वो कहाँ चले गए, बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए। अब बताओ, उन्होंने क्या किया, अपना उसका जो शुरुआती स्टार्टिंग जो शिक्षा है वो कहाँ से शुरू किया, तो बान विश्वविद्यालय से शुरू किया। और उसके बाद आगे पढ़ने के लिए वो कहाँ चले गए, बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए। कहाँ पे चले गए, बर्लिन विश्वविद्यालय में। तो इसमें मेन क्या है, इसका जीवनी का मतलब होता है कि उसके बारे में बताना है। किसके बारे में, तो कार्ल मार्क्स के बारे में। तो बताओ, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ, 5 मई 1818 को हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ, तो उनका जन्म हुआ जर्मनी में। कहाँ हुआ, जर्मनी में राइन प्रांत के ट्रियर नगर में। राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। और वह अपना जो पढ़ाई शुरू किया था वो कहाँ से, बान विश्वविद्यालय से। किसे, बॉन विश्वविद्यालय से शुरू किया। और बाद में आगे पढ़ने के लिए वो कहाँ चले गए, तो वो चले गए कहाँ पे, बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए। ठीक है, फिर बाद में उन्होंने क्या किया, उनका एक बचपन का मित्र होता है। उन्होंने अपने बचपन के मित्र जो है जेनी, क्या नाम है उसका, जेनी से क्या किया, विवाह कर लिया। अब बताओ, पढ़ाई भी कर लिया। पढ़ाई करने के बाद क्या किया, उन्होंने अपने बचपन का एक मित्र है जिसका नाम है जेनी, क्या नाम है, जेनी से विवाह कर लिया। मार्क्स ने एंगल्स के साथ मिलकर 1948 ईस्वी में एक साम्यवादी घोषणा पत्र को प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। अब कार्ल मार्क्स जो है, एक एंगल्स इसका फ्रेंड है। 1848 में, कब, 1848 में मिलकर इन दोनों ने क्या किया, साम्यवाद और जो हमारा समाजवाद है इस पर काफ़ी गहरा विचार किया। और उसके बाद क्या किया, आधुनिक समाजवाद का जनक इसको इसलिए कहते हैं। इन्होंने क्या किया था, साम्यवादी घोषणा पत्र दोनों ने मिलकर लिखा था। दोनों ने मिलकर क्या किया, दोनों मिलकर जो है 1848 ईस्वी में एक साम्यवादी घोषणा पत्र को प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक समाजवाद का क्या कहते हैं, जनक कहा जाता है। किसको, तो आधुनिक समाजवाद का जनक हम किसको कहते हैं, कार्ल मार्क्स और एंगल्स को। किसको कहते हैं, एंगल्स को, है ना। उन्होंने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखा, जिसे समाजवादियों की बाइबिल भी कहा जाता है। अब बताओ, 1867 में, कब, 1867 में उन्होंने क्या किया था, दास कैपिटल नामक एक पुस्तक लिखा, जिसको क्या कहते हैं, सॉरी, 1867 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, एक पुस्तक है दास कैपिटल। क्या नाम है, दास कैपिटल। आपको पूछेगा
कि दास कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखा? तो कार्ल मार्क्स ने लिखा, जिसको हम क्या कहते हैं? समाजवादियों की बाइबिल। समाजवादियों की बाइबिल हम किस पुस्तक कहते हैं? तो दास कैपिटल को, जिसका रचना कब हुआ? 1867 में, 1867 में हुआ था। ठीक है, एक बार चलिए फिर से हम दिखा देते हैं कि आखिर इसका मेन जो पॉइंट है क्या क्या है। तो इसका याद रखना, आपको जन्म कब हुआ, किस जगह पे हुआ, फिर ये अपना पढ़ाई कैसे किया, पढ़ाई ख़त्म होने के बाद किससे शादी किया, शादी करने के बाद इन्होंने क्या क्या योगदान दिया। तो पहला इसका जो योगदान है, दोनों, एक इसका दोस्त था एंगल्स, दोनों ने मिलकर क्या किया? एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आधुनिक समाजवाद का जनक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आधुनिक समाजवाद का जनक कहते हैं। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया? 1867 ईस्वी में एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है दास कैपिटल। और दास कैपिटल को क्या कहते हैं हम लोग? समाजवादियों की बाइबिल। क्या कहते हैं? समाजवादियों की बाइबिल भी इसको कहते हैं। ठीक है, आइए इस सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। इसका सिद्धांत क्या है? कहता है द्वंद्वनात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया, फिर वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया, इतिहास की भौतिकवाद की व्याख्या किया, फिर मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया, फिर राजहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना किया। कहता राजहीन और वर्गहीन, जिस देश में सभी वर्ग के लिए समान अधिकार प्राप्त हो वही क्या होते हैं? राजहीन और वर्गहीन समाज होते हैं। तो ये जो मेन इसका सिद्धांत था, ये 5 इसका क्या था? मेन मोटो था और मेन जो है इसका सिद्धांत था। देखिए पहला क्या है? द्वंद्वनात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया इन्होंने, फिर वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया इन्होंने, फिर इतिहास की भौतिकवाद व्याख्या किया, फिर मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया, फिर राजहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना का इन्होंने क्या दिया? सिद्धांत दिया। तो ये 5 जो इनके सिद्धांत थे आपको याद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलते हैं। अब है लास्ट क्वेश्चन जो है, यूटोपियन समाजवादी की व्याख्या का वर्णन करिए। किसका? एक यूटोपियन समाजवादी है, उसका जो क्या क्या विचार था उनके बारे में पढ़ते हैं। अब देखो सबका विचार अपना अपना विचार होता है। किसी का विचार होता है कि समाज में जो शोषण होता है वो नहीं होना चाहिए, समाज एक सही ढंग से चलना चाहिए, ऊंच नीच की भेदभाव, जाति पाति भेदभाव यहाँ पे मिटना चाहिए। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं? एक जाति से दूसरे जाति में एक ऊंच नीच की भावना क्या करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे विस्तार करते हैं। तो ये यहाँ जो कहता है कि ये यूटोपियन समाजवादी, आखिर यूटोपियन समाजवादी का क्या विचार था पढ़ते हैं। यूटोपियन समाजवादी आदर्शवादी थे। अब बताओ ये क्या थे? उदारवादी थे, आदर्शवादी थे। प्रथम फ्रांसीसी यूटोपियन समाजवादी विचारक सेंट साइमन का मानना था, जो प्रथम फ्रांसीसी जो यूटोपियन समाजवादी था वो था सेंट साइमन। क्या था? सेंट साइमन का मानना था कि राज्य एवं समाज को इस ढंग से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे का शोषण करने के बदले मिलजुल कर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करें। सही बात है, समाज में ऐसे ही चलना चाहिए। जो सेंट साइमन है ये क्या है? प्रथम फ्रांसीसी यूटोपियन समाजवादी। क्या है? प्रथम समाजवादी जो है ना, ये प्रथम फ्रांसीसी यूटोपियन समाजवादी है, जिसका नाम क्या है? सेंट साइमन। इनका मानना था समाज इस तरह से चले कि ताकि किसी का शोषण नहीं हो, सब मिलजुल कर क्या करे? एक साथ रहे, सब मिलजुल कर काम करें और प्राकृतिक जो संसाधन है उनका उपयोग करें। ठीक है, तो वही है यूटोपियन समाजवादी आदर्शवादी थे। प्रथम फ्रांसीसी यूटोपियन समाजवादी विचारक जो है सेंट साइमन का मानना था, जो सेंट साइमन है उनका ये मानना था कि राज्य एवं समाज को इस ढंग से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे का शोषण करने के बदले मिलजुल कर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करें, लोग किसी का शोषण नहीं करें। लेकिन आज के समाज में क्या है? लोग एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं, वह उसको लूट रहे हैं, वह चाहते हैं हम उसको लूट लें। इस तरह से समाज हमारा क्या हो गया? बिगड़ गया है। यहाँ तक कि आप देख रहे होंगे समाज में विभिन्न प्रकार के विभिन्न तरह के लोग डेली कुछ न कुछ गतिविधियाँ करते रहते हैं, अपने समाज को बिगाड़ने में लगे होते हैं। लेकिन कुछ इंसान बच गए हैं आज भी समाज में, जो अपने समाज को सुधारने के लिए कार्य करते हैं, अपना काम छोड़ के समाज में तरह तरह के जागृति फैलाते हैं, उजागर लोगों को करते हैं, लोगों को संदेश देते हैं कि अब भी तो जग जाओ, हमारा ये जो भविष्य है खराब होने वाला है,
अब ऐसे काम करिए ताकि किसी का शोषण ना हो। ठीक है, इसमें जो कुछ आगे पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। समाज को निर्धन वर्गों के उत्थान के लिए काम करना चाहिए। आप बताओ, जो समाज है, समाज में जो गरीब लोग हैं उनके लिए काम करना चाहिए। अब बताओ, मान लो हम बिल्कुल गरीब है और कोई बहुत अमीर है, क्या करेगा, मेरा प्रतिदिन शोषण करेगा तो इधर चलेगा नहीं। उनको होना चाहिए, जो गरीब लोग हैं उनको क्या करे, उनको भी ऊपर उठाने का काम करना चाहिए। इसने नारा दिया, किसने, सेंट साइमन ने नारा दिया, प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार क्या मिलना चाहिए, उसको संसाधन मिलना चाहिए। सही भी बात है। अगर मान लीजिए मेरा जितना क्षमता है और मेरा जितना कार्य होता है उसके अनुसार हमको क्या मिल जाना चाहिए, संसाधन मिल जाना चाहिए। ठीक है, एक अन्य महत्वपूर्ण यूटोपियन समाजवादी है जिसका नाम है चार्ल्स फोरियर। क्या है, चार्ल्स फोरियर। तो आपको इसमें 2 पॉइंट याद रखना है। एक तो सेंट साइमन का है। सेंट साइमन का कहना था हम ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जो जिसमें कोई किसी का शोषण नहीं करे, सबको आदर्शवादी जो बातें हैं वो करना चाहिए और सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और प्राकृतिक जो संसाधन है उनका उपयोग करना चाहिए। दूसरा जो है हमारा चार्ल्स फोरियर। क्या है, चार्ल्स जो फोरियर है आधुनिक उद्योगवाद का विरोधी था। वो क्या था, आधुनिक जो उद्योगवाद है उनका क्या था, वो विरोधी था। इसलिए विरोधी था, अब बताओ, मशीन लगेगा फैक्ट्री में, बढ़िया मशीन लगेगा, लोग क्या होंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। जब लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो उसको क्या होगा, उसका गरीबी आ जाएगा, उसमें भूखमरी आ जाएगा। और महात्मा गांधी भी यही चाहते थे कि मशीनों के बदले लोगों अगर काम करें तो क्या होगा, हमारा लोगों को रोज़गार मिलेगा, हमारा जो लोगों में बेरोजगारी है वो क्या होगा, नहीं होगा। जो चार्ल्स फोरियर है वो चाहते थे कि आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोधी था। इनका मानना था कि श्रमिक को छोटे नगर तथा कस्बों में काम करना चाहिए। जो श्रमिक लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, जो छोटे नगर हैं और कस्बों हैं वहाँ पे काम करना चाहिए ताकि उनको क्या मिले, उनको रोज़गार मिले और उनका घर का जीवन यापन सही से चलेगा। ठीक है, तो हमारे 2 यूरोपियन समाजवादी थे, एक है सेंट साइमन, एक है चार्ल्स फोरियर। इन दोनों का मत अगर आप याद रखेंगे तो इस तरह से दोनों विचारक क्या थे, बहुत ही अच्छे विचारक थे। अगर इस विचार के लोग आज भी होते हैं तो हमारा समाज संभवतः कुछ अच्छे रास्ते पे आ जाएंगे, लेकिन ऐसे लोग कम ही मिलते हैं आज के ज़माने में। तो आप पढ़ लिख कर कुछ ऐसे काम करेंगे समाज के लिए, और समाज के लिए ईमानदारी पूर्वक अगर आप एक काम करेंगे तो आपका नाम समाज में होगा और आने वाले दिन में आपका भी नाम इतिहास में जुड़ेगा। ठीक है, आशा है कि यह क्लास आपको समझ में आया होगा और इतिहास का जो दूसरा चैप्टर था समाजवाद और साम्यवाद यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। क्लास अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।